हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ग्रीन केमिस्ट्री बीएससी सेम 6 का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री का एम क्या होना चाहिए। तो ग्रीन केमिस्ट्री का एम होता है कि ऐसे केमिकल सिंथेसाइज करना जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, टू एलिमिनेट और रिड्यूस द पोल्यूशन। हमको क्या करना है, इलिमिनेट करना है या कम से कम करना है पोल्यूशन बाय प्रिवेंटिंग द जनरेशन ऑफ हजार्डस प्रोडक्ट और सब्सटेंस। ठीक है, तो हमको वो केमिकल्स जो हजार्डस होते हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट, ऐसे सब्सटेंस जो हजार्डस होते हैं, उनको बनने से पहले ही क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, उनको बनने ही नहीं देना है कि हार्मफुल प्रोडक्ट बनेंगे फिर हम उसका कुछ करेंगे, उससे बनने से पहले ही रोक देना है उनको। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है ग्रीन केमिस्ट्री की। ग्रीन केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द इन्वेंशन, डिजाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। क्या 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 है इसमें, इन्वेंशन है, फिर डिजाइन है और फिर एप्लीकेशन है केमिकल प्रोडक्ट का, and the process to reduce or to eliminate the use and generation of hazardous substance और प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, एक तो कम से कम हजार्डस प्रोडक्ट बनने चाहिए या बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। ठीक है, हमको पूरा रोकना है उसको कि हजार्डस प्रोडक्ट बने ही ना, जनरेशन ही ना हो उनकी। ठीक है, तो ये होता है डेफिनेशन ग्रीन केमिस्ट्री का। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल। तो 12 प्रिंसिपल होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। अब हम वन बाय वन देखेंगे। पहला प्रिंसिपल होता है अबाउट द एटम इकोनॉमी। इट इंक्लूड द मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमको एटम इकोनॉमी जो होती है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। अब मैक्सिमम प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो इसका क्या फायदा होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है, सॉरी या होगा बाय द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या होगा कि बाय प्रोडक्ट कम बनेंगे या बनेंगे ही नहीं। मतलब हमको ऐसे प्रोडक्ट बनाने जो कम से कम मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाए, बाय प्रोडक्ट कम बनाए या बनाए ही नहीं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है परसेंट ऑफ एटम इकोनॉमी का, जिसमें हम फार्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट आया उसका वेट और जितना हमें रिएक्टेंट लगा उन सब का वेट मल्टीप्लाई विथ 100 निकालते हैं और कितना परसेंट एटम इकोनॉमी है वो निकालते हैं। तो हमको मैक्सिमम परसेंट ऑफ एटम इकोनॉमी अगर मिल रही है मतलब वो अच्छा प्रोडक्ट है, वो रिएक्शन अच्छी है, तो हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है इम्प्रूव्ड प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक और रॉ मटेरियल एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। तो क्या करना है इसमें, ये क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, ये बोल रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेस यूज करो या रॉ मटेरियल यूज करो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, थर्ड होता है कि मिनिमाइज द टॉक्सिसिटी बाय डिजाइन द सेफर केमिकल। ऐसे केमिकल सेफर केमिकल डिजाइन करो जो कम से कम टॉक्सिसिटी दे। फोर्थ होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सो यूज द सेफर सॉल्वेंट और रिएक्शन कंडीशन। क्या करना है, ऐसे सॉल्वेंट यूज करने हैं या ऐसे रिएक्शन करनी है जो कैसी हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, सेफ हो। फिफ्थ होता है लेस हजार्डस केमिकल synthesis in which reactant and product reactant reactant in which reactant product and reagent all are non toxic in nature। तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, वो सब कैसे होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक नेचर के होने चाहिए। तभी जाके हमको केमिकल सिंथेसिस कैसे मिलेंगी, कम से कम हजार्डस, लेस हजार्डस मिलेगी। 6 नंबर का होता है प्रिवेंशन। क्या प्रिवेंट करना है, अवॉइडिंग द वेस्ट जनरेशन rather than the searching a path to waste management। it is main principle of green chemistry। मतलब कुछ वेस्ट बनने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सर्च करने के बजाय वेस्ट ही अवॉइड करनी है कि कुछ वेस्ट ना बने, कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस ही ना बने कि जिसको हमको आगे जाके मैनेज करना पड़े। तो ग्रीन केमिस्ट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन प्रिंसिपल यही है। ग्रीन केमिस्ट्री बोलता है कि ऐसे केमिकल सिंथेसाइज करो, डिजाइन करो जो वेस्ट कम करे, जिसमें कम टॉक्सिसिटी हो, लेस हजार्डस हो या हजार्डस हो ही ना। ठीक है, उसके बाद में 7 प्रिंसिपल क्या होता है कि रियल टाइम एनालिसिस टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन
only analytical method should be developed which will monitor and control to minimize the formation of hazardous substance. तो क्या करना है हमको, प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं तो ऐसी एनालिटिकल मेथड यूज करनी है जो हम मॉनिटर भी कर पाए, हम उसको कंट्रोल भी कर पाए, जिसमें हम क्या कंट्रोल कर पाए या क्या मॉनिटर कर पाएंगे कि हजार्डस सब्सटेंस कितना बन रहा है, कम से कम बन रहा है कि नहीं है, यह हमारा ध्यान हम कंट्रोल कर पाए ऐसी चीज़ों पे, ऐसी एनालिटिकल मेथड यूज करनी है। उसके बाद में नंबर 8, अवॉइड द केमिकल डेरिवेशन। ठीक है, वी शुड यूज द प्रोसेस विच अवॉइड द एक्स्ट्रा स्टेप एंड एक्स्ट्रा रिएजेंट। ठीक है, तो हमको वो सब अवॉइड करना है प्रोसेस में जिसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स हो। ठीक है, ज़्यादा स्टेप होंगी तो ज़्यादा केमिकल वेस्ट होगा, ज़्यादा रिएजेंट यूज हो, ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। नंबर 9, डिजाइन द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट शुड बी बायोडिग्रेडेबल सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन द रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। ऐसे सब्सटेंस तैयार करने जो आगे चल के अगर यूज नहीं आ रहे तो बायोडिग्रेडेबल तो भी हो कम से कम, मतलब वो अगर खत्म हो पाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट ही हमको डिजाइन करने हैं ग्रीन केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कम हो पाएगी इन्वायरमेंट में। उसके बाद में नंबर 10, यूज ऑफ सेफर केमिकल, देयर शुड बी नॉट कॉज एनी एक्सप्लोजन और फायर और रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट भी हो गया केमिकल्स का तो क्या कोई भी एक्सप्लोजन ना हो, फायर ना हो, उसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज ना हो। ठीक है, ऐसे सेफर केमिकल ही यूज करो। उसके बाद में नंबर 11, कैटलिस्ट, यूज द कैटलिस्ट इंक्रीज द सिलेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड रिड्यूस द वेस्ट। तो ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे सिलेक्टिव कैटलिस्ट यूज करो जो एग्जैक्ट हमको प्रोडक्ट दे, ना कि साइड प्रोडक्ट दे ना, क्योंकि साइड प्रोडक्ट देंगे तो वो वेस्ट ही हो जाएगा। हमारा जो मेन एम था प्रोडक्ट बनने का, एग्जैक्ट ऐसे ही कैटलिस्ट यूज करो जो वही प्रोडक्ट दे पाए, मल्टी स्टेप्स ना हो उसमें। सेकेंड 12th प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी, इट हेल्प टू इंक्रीज द एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करो जिसमें इंक्रीज हो एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, तो ये थे 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं ग्रीन सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, अब ग्रीन सॉल्वेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो सॉल्वेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, केमिकल सिंथेसिस में। अब दे हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट कॉस्ट पे, सेफ्टी पे और हेल्थ इशू पे। ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है वो कैसे होना चाहिए, तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन हजार्डस होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमको सॉल्वेंट में भी कुछ रेसिडुअल को अगर रिमूव करना है तो हम करते इवेपोरेशन से या डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन अगर हम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो और ऐसे भी कुछ सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सॉल्वेंट ऐसे भी होते हैं कि जैसे हम बोल सकते हैं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और इजीली डिस्टिलेशन से रिमूव भी नहीं होते उसके रेसिड्यू। ठीक है, और पार्शियली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। तो ऐसे जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, वाटर पोल्यूशन जिसकी वजह से होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट में सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है, तो सबसे अच्छा सॉल्वेंट जो होता है वो होता है वाटर, जो नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, अबंडेंटली अवेलेबल है और इनएक्सपेंसिव है। पर वाटर की प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर में, तो हम ये सॉल्वेंट तो यूज नहीं कर सकते। तो हम कौन से सॉल्वेंट यूज करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री में, तो हम 3 टाइप के सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। एक होता है सुपर वाटर, दूसरा होता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड, और थर्ड होता है आयोनिक सॉल्वेंट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज है ये। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड कैसे होता है। तो ये जो होता है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है, इट इज गुड फॉर द कैटलिस्ट रिकवरी। ठीक है, एंड रिसाइकलिंग, ये जो कैटलिस्ट है ये इजीली रिकवर भी हो सकता है और रिसाइकल भी हो सकता है। ठीक है, एट 31 डिग्री एंड 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर CO2 जो होता है वो एग्जिस्ट करेगा
अगर प्रेजेंट है, इस CO2 जो अगर इस टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कैसा है, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड है, ठीक है। अब इन सुपर क्रिटिकल स्टेट CO2 जो होता है वो कैसे होता है, विस्कस होता है गैस की तरह और उसकी डेंसिटी होती है लिक्विड की तरह, ठीक है। तो ये था हमारा सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सुपर क्रिटिकल वाटर के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया है हमें 374 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमें दिया है 218, ठीक है। इस कंडीशन में वाटर जो होगा वो बन जाएगा सुपर क्रिटिकल वाटर, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये हमारा काम का है बराबर। और क्या होता है कि हम इसको, मतलब ये कंडीशन भी बहुत ड्रास्टिक है ना, तो इट इज ऑप्टेन इन द ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में थर्ड सॉल्वेंट है आयोनिक सॉल्वेंट, ठीक है। सो दिस इज अ न्यू क्लास ऑफ सॉल्वेंट विच आर फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कैसे होता है, रूम टेम्परेचर पे फ्लूइड होता है और एंटायरली आयोनिक स्पीसीज है, ये पूरी आयोनिक स्पीसीज है, ठीक है। दे आर दे आर दे हैव वेरी फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज। कैसे फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज, तो इसमें थर्मोडायनामिक और काइनेटिक्स जो होता है रिएक्शन आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, इन आयोनिक लिक्विड। सो ये थे हमारे ग्रीन सॉल्वेंट के बारे में। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रीन केमिस्ट्री कैटालिसिस, ठीक है। अब हम ग्रीन केमिस्ट्री में जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट। अब फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट में क्या होता है, तो ये एक आयोनिक सब्सटेंस है। कैसा है ये, आयोनिक सब्सटेंस है। यूजुअली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, ये प्लस चार्ज और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। द साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन कैटायन इज वेरी लार्ज, हम देख सकते हैं इसका साइज कैसे है, लार्ज है, ओके। तो इसके वजह से क्या होता है, ये इजीली सोलूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ड्यू टू अनायन इट इज सोल्यूबल इन वाटर, अनायन भी है इसमें, तो इसके वजह से ये वाटर में भी सोल्यूबल होता है। फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट जो होता है वो एक्सेलरेट करता है रिएक्शन बिटवीन वाटर इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर सोल्यूबल रिएजेंट, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कैटालिस्ट का, कि ये क्या करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है बिटवीन वाटर इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर सोल्यूबल रिएजेंट, मतलब दोनों कंडीशन में ये काम में आता है क्योंकि इसमें कैटायन और अनायन दोनों भी है। उसके बाद में सेकेंड कैटालिस्ट होता है क्राउन ईथर। क्राउन ईथर जो होता है वो एक साइक्लिक पॉली ईथर होता है, ठीक है, साइक्लिक पॉली ईथर होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि लार्ज रिंग होता है, ठीक है। दीज आर द लार्ज रिंग कंपाउंड कंटेनिंग द सेवरल ऑक्सीजन एटम यूजुअली इन द रेगुलर पैटर्न, ठीक है। लार्ज साइज का होगा, लार्ज रिंग कंपाउंड होगा जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अब और ये एटम एक रेगुलर पैटर्न में होंगे, ठीक है। ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स विथ कैटायन एंड टू सॉल्वेंट solvate salt in aprotic ground ether have been used in the phase transfer catalyst। तो हम इसको phase transfer catalyst में यूज करते हैं। दे आर यूज एज अ सेंसर इन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हम यूज कर सकते हैं एज अ सेंसर इन सॉल्वेंट extraction, analytical chemistry, analytical chemistry, and biochemistry।
थर्ड होता है हमारा बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो बायोकैटलिस्ट मतलब कौन? एंजाइम। हम एंजाइम को ही बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। सो ग्रीन केमिस्ट्री में हम एंजाइम भी यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। दीज आर द प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। एंजाइम मतलब क्या होता है? ये नथिंग बट द प्रोटीन होता है, बराबर। तो ये क्या करेगा? बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगी उसका रेट बढ़ाएगा। ठीक है, उनमें कुछ परमानेंट चेंज आएंगे। एंजाइम आर नाउ इजीली अवेलेबल एंड आर इम्पोर्टेंट टूल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, इजीली अवेलेबल भी होता है और इम्पोर्टेंट टूल होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। और ये जो रिएक्शन होती है हम कंडक्ट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्वस मीडियम में इन अ सिंगल स्टेप। और हमारा ग्रीन केमिस्ट्री तो यही बोलता है कि कम से कम स्टेप्स हो, बराबर। तो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्वस मीडियम में और एक सिंगल स्टेप में। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम बायो कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 4 कैटलिस्ट होता है हमारा पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट। अब इसमें क्या करते हैं? हम पॉलीमर का यूज करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट रिएक्शन कैन बी कैरी आउट इजीली एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम इजियर। ठीक है, प्रोडक्ट को आइसोलेट करना भी थोड़ा इजी हो जाता है। द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज सिंप्लीफाइड। ठीक है, प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन करना ये भी कैसा होता है? सिंपल होता है इसमें। पॉलीमर सपोर्टेड रिएक्शन कैन बी कैरी आउट cleanly, rapidly and in high yield under the mild condition। तो ये जो पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? तो माइल्ड कंडीशन में वर्क करते हैं और हमको एक अच्छा फास्ट रैपिडली हाई यील्ड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, आफ्टर आइसोलेशन ऑफ पॉलीमर सपोर्टेड प्रोडक्ट पॉलीमर सपोर्टर इज क्लियर टू गेट फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट। मतलब इजीली निकल जाएगा और हमको अपना हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इजीली मिल जाएगा। पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट हैव डायरेक्ट एडवांटेज ओवर द यूजुअल कैटलिस्ट इन द आइसोलेशन ऑफ प्योर प्रोडक्ट एंड रिसाइकल ऑफ पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट। हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं इस 4 टाइप की कैटलिस्ट में। ठीक है, तो ये थे हमारे बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 2 अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, पहला होता है माइक्रोवेव रेडिएशन और दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड एनर्जी। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन कंडक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। सिंपल माइक्रोवेव रेडिएशन मतलब केमिकल रिएक्शन माइक्रोवेव के रेडिएशन में होगा। इन माइक्रोवेव रिएक्शन rate of heating 10 degree per second and overall the reaction time is reduced drastically। जिसकी वजह से टाइम जो होगा रिएक्शन टाइम वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बराबर, रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमको करना है एन फिनिल बेंजामाइड का हाइड्रोलिसिस।
जनरली क्या होता है, ये रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमको 18 to 20 आवर्स लगते हैं, ठीक है। पर अगर वही हमने इसको माइक्रोवेव रेडिएशन दिया तो इसका टाइम हो जाएगा 12 मिनट। तो ये सोर्स क्या करता है, रिएक्शन का टाइम जो है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसलिए हम जब रिएक्शन करेंगे तब माइक्रोवेव रेडिएशन भी यूज करेंगे कि रिएक्शन जल्दी से जल्दी हो, टाइम बच रहा है ना। एक रिएक्शन को लग रहा है 18 to 20 आवर्स और माइक्रोवेव रेडिएशन डालने के बाद 12 मिनट में हो रहा है। सो ये अच्छी मेथड है। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी की हेल्प से हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको सोनोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड वेव जो होंगे वो इंटरैक्ट करते हैं लिक्विड मीडियम से और क्रिएट करेंगे वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगी, रिएक्शन होगी। क्या बोला मैंने कि इसमें क्या होता है कि इंटरैक्शन होगा अल्ट्रावेव साउंड, अल्ट्रासाउंड वेव का विथ लिक्विड मीडियम, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके इंटरेक्शन की वजह से हाई टेम्परेचर, मतलब अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी क्रिएट होता है, हाई प्रेशर भी क्रिएट होता है, नियर अबाउट 1000 बार इतना प्रेशर तैयार होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होती है। बोथ टाइप ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। तो ये जो दोनों भी हम अपन ने देखे हैं, कौन से, अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव जो रेडिएशन देखे वो कैसे होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस, बहुत कम एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी बचाते हैं और एनर्जी भी बचाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है नीड एंड गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है इन्वायरमेंटल इशू से। इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री chemical process is designed with a hazardous and less hazardous manner, but green chemistry is mentioned to make a chemical safe, hazardous less up to maximum extent। मतलब इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जब हम बोलते हैं और ग्रीन केमिस्ट्री जब बोलते हैं, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होगा कि ऐसी केमिकल प्रोसेस हमको डिजाइन करनी होती है जो कम हजार्डस हो या हजार्डस नहीं हो। पर ग्रीन केमिस्ट्री में कंपलसरी मेंशन है कि वो रिएक्शन सेफ ही होनी चाहिए, मैक्सिम बहुत कम हजार्डस होनी चाहिए, मतलब कंपलसरी जो चीज़ आती है ना वो आती है ग्रीन केमिस्ट्री में। इट इज़ नॉट ओनली द कंसर्न विथ सेफ्टी एंड पोल्यूशन control, but consider the quality and cost of product and efficiency of adopt procedure, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला है कि बस मतलब अपने को बस सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल, बस दो ही चीजें नहीं है, इसके अलावा भी हम कॉस्ट देखते प्रोडक्ट का, उसकी इफिशिएंसी देखते, और उसके बाद में अडॉप्ट करते प्रोसीजर को, ठीक है। Therefore, chemists all over the world are searching alternative reagent। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी साइंटिस्ट है वो क्या करेंगे, ऐसे अल्टरनेटिव रिएजेंट, सॉल्वेंट, कैटालिसिस, न्यू टेक्निक देखेंगे, सर्च करेंगे या स्टडी करेंगे
जो क्या करेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री का गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एम, नीड एंड गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, कि ग्रीन केमिस्ट्री को इतना प्रेफरेंस दिया है ताकि साइंटिस्ट जो है वो इस टाइप के अल्टरनेटिव सर्च करें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिटेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, नंबर 1, पहला जो लिमिटेशन होता है वो होता है कि देर आर मेनी सिंपल रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसका ग्रीन सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। कि नाइट्रेशन अगर करना हो, सल्फोनेशन करना हो, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी हो, तो हम कौन सी ग्रीन केमिस्ट्री या कौन सा ग्रीन पाथ फॉलो करें कि जिसकी वजह से हमको ये हमारी रिएक्शन हो पाए, ये हमको मिला ही नहीं अब तक। सेकेंड, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री जो होता है ना वो स्मॉल स्केल पे कंडक्ट कर सकते। फॉर सम रिएक्शन व्हेन कंडक्ट इज स्मॉल स्केल, ग्रीन केमिस्ट्री सॉल्यूशन इज अवेलेबल। बट जब हम लार्ज स्केल में देखते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, थर्ड, इसमें क्या होता है कि प्रोवाइडर और इंडस्ट्री, इनमें हमको क्या देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, देर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द ग्रीन केमिस्ट्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है, और इंडस्ट्री। इनमें क्या मिलता है हमको, कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलती है। नंबर 4, team of chemists and the chemical engineers have limited knowledge about the basic principle of green chemistry। तो लिमिटेड नॉलेज है, अभी भी बहुत सारा नॉलेज ग्रीन केमिस्ट्री का हमको मिला नहीं है। ठीक है, सो इसके वजह से भी हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा। नंबर 5, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री के भी कुछ मिथ्स है। ठीक है, बट कि ये बहुत अच्छी मेथड होती है, गुड थ्योरी है, बट प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि ऐसे बोलते हैं कि बहुत इजी है, गुड थ्योरी है, पर जब प्रैक्टिकली करते हैं तो ये इतनी फिजिबल नहीं दिखती हमको, डिफिकल्ट होती है परफॉर्म करने में, कॉम्प्लेक्स होती है। नंबर 6, लिमिटेशन है कि कोई भी प्रोसेस जो होती है उसमें अगर हमको चेंज लाने हो, कोई भी चेंज, ठीक है, तो हमको बहुत सारे ट्रायल्स, वैलिडेशन ट्रायल्स, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे रेगुलरिटी अफेयर्स है। ठीक है, बहुत सारे ऑथोरिटीज़ है, उनको बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी जब हम कोई प्रोसेस के बारे में या कोई प्रोसेस में चेंज लाना चाहते हैं। तो ये सब चेंजेस जो होते हैं ना, इतने सारे चेंजेस लाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये और एक लिमिटेशन है। तो ये था हमारा ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक पूरा।